आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और फिर बाद में पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है। ऑडियो क्लियर है सबको? काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और कैसे आती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने बचपन में सभी ने बॉल वाला गेम खेला होगा, जिसमें आप बॉल लेते हो और आपके दूसरे फ्रेंड की तरफ फेंक के उसको मारते हो बॉल से। खेला नहीं खेला? तो देखो, जब बॉल हमारे हाथ ना, जब हमारे हाथ में बॉल रहती है तब उसकी एनर्जी क्या होती है? जीरो, क्योंकि बॉल रुकी हुई है, मोशन में नहीं। पर जैसे आप बॉल को फेंकते हो, देखो जब हमने बॉल हाथ में पकड़ा है तो बॉल हमको इतनी जोर से लग रही है क्या? पर उसी के अगेंस्ट अगर किसी फ्रेंड ने, हमारे किसी फ्रेंड ने बॉल लिया और हमको हमारी तरफ से फेंक के मारा बॉल से, तो क्या होगा? लगेगी हमको, है ना? तो उसके पीछे का रीजन क्या है? जब बॉल हाथ में रहती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, पर जैसे ही बॉल को फेंका तो बॉल क्या करने लग गई? मोशन करने लग गई। अब बॉल के मोशन की वजह से जो बॉल में एनर्जी आई है, उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? कौन सी एनर्जी बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। जैसे अभी मैं खड़ा हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? रेस्ट में हूं ना, क्या होगी? जीरो। तो अगर कोई मेरा फ्रेंड पास में आया, वो भी खड़ा हुआ और आगे से उनको थोड़ा सा टकराया, तो इतनी जोर से मेरे को नहीं लगेगी। पर मान लो मैं एक तरफ से भागता हुआ आ रहा हूं, दूसरी तरफ से मेरा दोस्त भागते हुए आ रहा है, हम दोनों टकरा गए, क्या होगा? जोर से लगेगी। देखा होगा आपने फुटबॉल फील्ड में या क्रिकेट फील्ड में जब दो प्लेयर टकराते हैं तो जोर से लगती है ना? तो क्यों ऐसा होता है? जब वो मोशन रनिंग करते रहते हैं तो उनके पास में कौन सी एनर्जी आ जाती है? कौन सी एनर्जी होती है उनके पास में? कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे देखो यहाँ पर मेरा हाथ है, आप लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पढ़ा है कि एनर्जी को नहीं हम कन्वर्ट कर, एनर्जी को नहीं हम बना सकते, नहीं एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते, बस एनर्जी को क्या कर सकते हैं? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये मेरे दोनों हाथ हैं, अभी दोनों हाथ रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी दोनों की? जीरो। जैसे मोशन कराना चालू करूंगा, कौन सी एनर्जी में आ गया? काइनेटिक एनर्जी में आ गया। अब अगर मैंने दोनों हाथ को मोशन कराया और एक दूसरे से टकराया, अब ठीक है, चलो। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी मेरे दोनों हाथ रेस्ट में, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसे मैं हाथ को मूव कराना चालू करूंगा तो कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गई इनके अंदर। अब नेक्स्ट चीज मैंने क्या करा, हाथ को इससे लिया और एक दूसरे से टकराया, तो क्या हुआ? जब मैं हाथ को मूव करा रहा था तो कौन सी एनर्जी थी हाथ में? काइनेटिक एनर्जी। जैसे मेरा हाथ टकराया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? जीरो, क्योंकि हाथ रेस्ट में आ गया। और एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? क्या सुनाई में आ रहा है? साउंड आ रहा है ना? तो काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्लियर है सबको, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, लिखेंगे हम यहाँ पे, एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is called काइनेटिक एनर्जी। कोई भी बॉडी या कोई भी चीज में वो एनर्जी जो कि उसके मोशन की वजह से आती है, उसको हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। लिखेंगे क्या हम इसको? ई के, ई फॉर एनर्जी, के फॉर काइनेटिक, या हम इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं, के फॉर काइनेटिक, ई फॉर एनर्जी। समझ रहे हैं? है ना? अब काइनेटिक एनर्जी को हमने लिखा ई के, फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का 1/m²
कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, तो कोई सी भी एनर्जी होगी मतलब वर्क डन, तो क्या होगा, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, जूल या अर्ग। देखो एनर्जी क्या है, बेसिकली वर्क डन है ना, तो जो वर्क डन की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी। डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला भी सेम होगा जो वर्क डन का होगा। क्या होता है वर्क डन का, mL2 t की पावर माइनस। क्लियर है सबको? स्केलर होगी कि वेक्टर होगी, सबको पता है वर्क डन स्केलर होता है, मतलब एनर्जी भी कैसी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, है ना। वर्क डन स्केलर होता है ना, तो एनर्जी भी कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? लिख लो, फिर हम बात करते हैं फॉर्मूला कैसे है। लिख लिया, चलो। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला क्लास 9 से स्टडी करके आता ना, 1/2 mv², है ना। कभी आप लोगों ने सोचा कि कैसे आया फॉर्मूला 1/2 mv²? चलो, तो आज हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे कैसे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में क्या है, कैसा ब्लॉक दिख रहा है सबको, ब्लॉक जिसका मास क्या है, m। शुरू में इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, ब्लॉक रेस्ट में। अब मैं आया और मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया। जैसे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ब्लॉक क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस आगे चलेगा। ब्लॉक क्या करेगा, कुछ डिस्टेंस आगे चला, मतलब ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, और इस डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बोल दिया, s। जब ब्लॉक यहां पर पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, बात समझ में आई, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v थी। थोड़ी दूर बाद आगे जाकर रुक जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां से आपको बोलूं वर्क डन निकालो, तो वर्क डन क्या बोलोगे आप कि सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S। चलो, तो यहां पे cos थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, Fs cos 0 डिग्री है। देखो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा, डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, फोर्स सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक चीज बताओ, फोर्स को हम लिखते थे फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। पढ़ा है ना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसको मैं लिख सकता हूं मास, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर है सबको? चलिए, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो गई? अब देखो यहां पर मैं पे पार्टीशन बना रहा हूं, यहां पर एक चीज कर रहा हूं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। तो a से डिस्प्लेसमेंट हुआ, u इनिशियल वेलोसिटी थी और v फाइनल वेलोसिटी थी। तो क्या मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूं, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, है ना। तो u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो v² इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ as। तो as किसके इक्वल हो जाएगा, v²/2 के। as किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहां से वर्क डन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर as की जगह पर मैं v²/2 लिख देता हूं तो क्या मिल जाएगा, mv²/2। अब हमको पता है एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, मतलब एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। तो इसी वर्क डन को मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या बन गया, 1/2 mv²। समझ गए सब कैसे फार्मूला बना काइनेटिक एनर्जी का? लिख लो।
क्लियर सबने? नेक्स्ट एनर्जी की हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज में कब आती है, उस है ना, किसी भी चीज में पोटेंशियल एनर्जी कब आती है? आपने देखा होगा डैम। डैम में क्या होता है, एक साइड पे पानी रोकते हैं तो पानी का लेवल इंक्रीज होता जाता है, उसकी पोजीशन चेंज होती जाती है, पानी का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, हाइट इंक्रीज होती जाती है। और नीचे यहाँ पर क्या लगी रहती है, इसे टरबाइन लगी रहती है। आप लोगों ने देखा होगा इसे टरबाइन, हाइड्रोलिक वाले चैप्टर पढ़ा होगा अपने क्लास 10th के अंदर साइंस में। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, ये डैम का गेट खोला तो पानी इसके ऊपर जाके गिरता है, इस टरबाइन के ऊपर जाके गिरता है। तो ये टरबाइन क्या होने लगती है, घूमने लगती है और क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर पानी के अंदर जो एनर्जी इकट्ठा हुई, पानी को रोकने की वजह से जो पानी की एनर्जी आई है ना, उस एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोल रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोल रहे हैं? तो देखो शुरू में पानी की पोजीशन, जब पानी को नहीं रोका था तो नदी ऐसे नॉर्मली बह रही थी, मतलब पानी की पोजीशन क्या थी, ये थी। पर डैम बना तो पानी को रोक दिया, मतलब पानी की पोजीशन को चेंज कर दिया, पानी की पोजीशन यहां तक आ गई ना, आई कि नहीं? है ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जब एनर्जी स्टोर होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो एनर्जी जो कि उसकी पोजीशन को चेंज करने की वजह से आती है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये डस्टर रखा हुआ, अभी इस डस्टर को मैंने ऊपर उठा दिया, मतलब इस डस्टर में कौन सी एनर्जी आ गई? क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन मैंने चेंज कर दी, पहले इसकी पोजीशन ये थी, अब इसकी पोजीशन ये कर दी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जैसे मैं इसको नीचे छोड़ूंगा तो पोटेंशियल एनर्जी वापस से इसको पुरानी जगह पे ले जाना चाहिए। तो देखो क्लियर है सबको, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी ये होती है। फिर आपने एक और एग्जांपल में बता देता हूं कि आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कि अगर हमने यहां से क्या कर रखा है, एक स्प्रिंग को इसे दीवार में बांध रखा और उससे क्या करा हमने, शायद मास, है ना, एक बदल ऐसा बांध दिया। अब इस बदल को पकड़ के मैं अगर खींचूंगा, इस बदल को पकड़ के अगर मैं खींचूंगा तो क्या होगा, स्प्रिंग खिंचाएगी, स्ट्रेच होगी ना स्प्रिंग, तो स्प्रिंग स्ट्रेच हुई और स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई, मतलब क्या हो गया, डिफॉर्मेशन हो गया। डिफॉर्मेशन हो गया मतलब उसका शेप साइज में चेंज आ गया, स्प्रिंग के पोजीशन चेंज हो गई। तो इसके अंदर अब कौन सी एनर्जी आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। जब तक मैं इसको पकड़ के रखूंगा इस बॉक्स को, तो ये स्प्रिंग ऐसी रहेगी। जैसे मैंने इस बॉक्स को यहां से हाथ हटाया, वापस से स्प्रिंग क्या करेगी, बॉक्स को कहां पे ले आएगी, पुरानी जगह पर ले आएगी, है ना? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर वो एनर्जी जो कि उसकी पोजीशन की चेंज की वजह से आती है या उसके डिफॉर्मेशन की वजह से आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करेंगे PE से, P फॉर पोटेंशियल, E फॉर एनर्जी, या फिर U से, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एनर्जी possessed by a body by virtue of its change in position or deformation, position or deformation is called potential energy, is called potential energy। समझ में आ गई पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन, है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh,
अब ये फॉर्मूला कैसे आया? अच्छा पहले हम बात कर लेते हैं, ये भी एनर्जी है, मतलब इसकी यूनिट भी क्या होगी? जूल, या फिर आर्गुमेंट भी बता सकते हो। ठीक, स्केलर होगा कि वेक्टर होगा? स्केलर होगा। डायमेंशन फॉर्मूला किसके जैसा होगा? जो कि वर्क डन का होता है, ऐसे ही होगा डायमेंशन फॉर्मूला भी, मतलब ml2 t की पावर 2। क्लियर है सबको? लिख लिया क्या? सभी ने लिख लिया है? तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आया, mgh कैसे आया। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, मान लो जैसा डस्टर रखा हुआ था टेबल के ऊपर, मैंने टेबल पे से डस्टर को उठा के कहां पर रख दिया? ऐसा हवा में कर दिया, ऐसा उठा के ऐसा ऊपर कर दिया। तो डस्टर का डिस्प्लेसमेंट कितनी ऊपर करा मैंने? h हाइट ऊपर करा डस्टर के ऊपर। अब ठीक है, चलो। तो टेबल पे ऐसा डस्टर रखा हुआ था और इस डस्टर को मैंने उठाकर क्या करा? ऐसा टेबल पे डस्टर रखा हुआ है, तो इस डस्टर को उठाकर मैंने h हाइट ऊपर उठा दिया, मतलब डस्टर की पोजीशन चेंज कर दी। अब पोजीशन चेंज करूंगा तो इसके अंदर क्या आएगा? एक एनर्जी आएगी जिसको मैं क्या बोलूंगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो एक चीज बताओ, डस्टर की पोजीशन मैंने h हाइट ऊपर कर दी और अभी इसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है? वेट फोर्स, जो कि क्या होता है? W = mg। तो अब अगर मैं इसके लिए वर्क डन निकालूं, F वेट है ना, अगर मैं इसके लिए वर्क डन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक चीज बताओ, अगर डस्टर है ना, अगर डस्टर को मैंने ऐसा ऊपर करा और उसके बाद इसको मैं छोड़ दूंगा तो डस्टर का मोशन किधर की तरफ होगा? डाउनवर्ड। ग्रेविटेशनल फोर्स mg इधर की तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, तो डायरेक्टली इसको लिख दूं W = Fs लिख दूं। अब फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स की वैल्यू है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? h डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन कितना हो गया? mgh। और वर्क डन की एनर्जी होती है तो उसको मैं लिख सकता हूं U = mgh। क्लियर है सबको? लिखो, समझ में आ गया ना कैसे फॉर्मूला आया पोटेंशियल एनर्जी का? नोट कर लो उसको। नेक्स्ट थ्योरम हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन सी थ्योरम की बात करने जा रहे हैं हम? वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वर्क एनर्जी थ्योरम। अच्छे से समझना, लिख लो उसको, हेडिंग लगा लो, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो बेसिकली एनर्जी और वर्क क्या होता है? सेम होता है कि डिफरेंट होता है? वर्क डन और एनर्जी क्या सेम है ना? देखो वर्क डन और एनर्जी सेम क्यों है? क्योंकि एनर्जी क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए थ्योरम बनाई जिसमें क्या बोला? कोई भी कांस्टेंट फोर्स जो वर्क डन करता है, कोई भी कांस्टेंट फोर्स जो वर्क डन करता है वो किसके इक्वल होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
किसके इक्वल होता है, किसके, है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या चेंज इन एनर्जी के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे वर्क स्टेटमेंट लिख लो, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स is equal to change in energy, इसके इक्वल होगा, is equal to the change in energy। ठीक है, जनरली बुक्स में काइनेटिक एनर्जी भी लिखा रहता है, तो आप काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो उसकी जगह। इतना क्लियर है सबको? अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या जाएगा, अगर वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, वर्क डन इक्वल्स टू 1/2 mv² माइनस mu²। तो 1/2 mv, देखो मास कांस्टेंट होगा तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस कर रहा हूं, मतलब क्या निकाल रहा हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं यहां पर, क्या लिख रहे हैं हम यहां पर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सबको? देखो वर्क डन क्या बोला थ्योरम ने कि वर्क डन कोई भी कांस्टेंट फोर्स जो करेगा किसके इक्वल होगा, चेंज इन एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी में भी जो चेंज होगा वो भी किसके इक्वल होना चाहिए, वर्क डन के। तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर देखो फार्मूला क्या होता है, 1/2 मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास कांस्टेंट होगा, हर ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि अगर मैं यहां से चलना चालू करूं तो मेरा मास कम होने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा। मास कांस्टेंट होगा, टू कांस्टेंट है, चेंज क्या होगा, वेलोसिटी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब शुरू में जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, शुरू वाली वेलोसिटी के। बाद में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग होगी, फाइनल वेलोसिटी के। क्लियर है? और देखो फाइनल माइनस इनिशियल तो कुछ वैल्यू आएगी, तो उसी के हमने क्या लिखा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा क्या बताता है, चेंज बताता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? चलो इतना लिख लो, फिर हम इसका एक्सप्रेशन करेंगे। ये कैसे आया, ये एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे कैसे आया। लिख लिया? ऑडियो क्लियर है सबको? ऑडियो का इश्यू तो नहीं है? ऑडियो क्लियर है? तो वर्क एनर्जी थ्योरम का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो डेरिवेशन में हम कंसीडर करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक, उस बॉक्स का मास a। अब इस बॉक्स के ऊपर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। क्या लगाया, बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इस बॉक्स को धक्का दे रहा हूं तो क्या मैं बॉक्स को हमेशा कांस्टेंट फोर्स के साथ में धक्का दूंगा? नहीं, हो सकता है फोर्स चेंज हो जाए, फोर्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा, फिक्स है क्या, ऐसा जरूरी तो है नहीं, है ना। तो मैं इसको फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स के साथ में मान लो धक्का लगा रहा हूं, तो धक्का लगाने के पहले इसकी वेलोसिटी कितनी थी, u थी। शुरू में इसकी वेलोसिटी कितनी थी, ऐसा बॉक्स अपने आप से स्लाइडर पर रखा हुआ आगे की तरफ फिसल रहा था, तो इसकी वेलोसिटी u थी। अब मैंने इसको धक्का लगाना चालू करा। जैसे मैंने इसको धक्का लगाना चालू करा तो क्या करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा और बॉक्स कहां पर आ जाएगा, यहां पर। मान लो जब बॉक्स यहां पर पहुंचा तो क्या मास चेंज होगा बॉक्स का, क्या बॉक्स का मास चेंज होगा? नहीं। क्या चीज चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो वेलोसिटी को हमने क्या बोल दिया, v बोल दिया। क्लियर है सबको? अब देखो इस
इस पूरे डिस्प्लेसमेंट में इस एक्सिस के अलोंग जो पूरा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसमें फोर्स क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो फोर्स चेंज होता है तो हम इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, याद करो। तो हमने क्या करा, यहां पर हमने ये मान लिया कि एक टाइम था जब बॉक्स यहां पर था, ठीक, और जब बॉक्स को फोर्स लगा तो थोड़ा सा बॉक्स और आगे आ गया, मतलब छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर करें। इस स्ट्रिप के अंदर अगर यहाँ पे फोर्स F1 है तो ये वाला पोर्शन पे फोर्स कितना होगा, F1 प्लस 0.00000004, बहुत छोटा सा। तो मैं बोल सकता हूँ फोर्स के बीच का डिफरेंस का मतलब फोर्स को कांस्टेंट मान लिया मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के लिए, और इसके छोटे से डिस्प्लेसमेंट को मैंने क्या बोला, ds। ये देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है, समझ में आ रहा है सबको, है ना। तो ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ येलो कलर की स्ट्रिप में, उसको मैंने क्या लिख दिया, ds। अब इतने छोटे से डिस्प्लेसमेंट और इस छोटे से फोर्स के लिए वर्क डन बड़ा होगा तो छोटा होगा, तो छोटे से वर्क डन को हम लिखेंगे dw, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं Fds, dw इक्वल्स टू Fds। ये किसका वर्क डन निकल कर आया है, इस छोटी सी स्ट्रिप का वर्क डन निकल कर आया है, ठीक है। जिसको ऐसे करना है तो वो ऐसे भी कर सकता है, इस स्टेप लगा लो, dw इक्वल्स टू F डॉट ds, फिर आप लिखोगे dw इक्वल्स टू Fds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री का मतलब 1 होता है, तो डायरेक्टली आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा dw इक्वल्स टू Fds। और 0 डिग्री क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। चलो नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हमको तो वर्क डन पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना, इतने से के लिए निकालना नहीं है, पूरे के लिए निकालना, मतलब पूरे एज डिस्प्लेसमेंट के लिए निकालना। तो इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। देखो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट शुरू में था तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं था, मतलब यहाँ पे वर्क डन 0 था, और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया एज डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब इसका वर्क डन w था। तो वर्क डन कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, 0 से w तक। लिख दूं dw इक्वल्स टू 0 से w। इतना क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, है ना। चलो फोर्स को मैंने लिखा F और डिस्प्लेसमेंट ds। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 से लेकर, है ना। चलो डिस्प्लेसमेंट को अभी मत लिखो, डिस्प्लेसमेंट की जगह हम वेलोसिटी का चेंज लिख रहे हैं। तो वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी हो रही है, u से लेकर v। जब वर्क डन 0 था तो वेलोसिटी u थी, और बाद में क्या हो गया, v हो गया। इतना क्लियर है सबको। चलो क्या मैं फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, है ना। क्या फोर्स को मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा 0 से w dw, है ना। फोर्स को हमने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास को बाहर, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ds u से लेकर v। अब एक चीज बताओ, मास को कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दो, तो मास आ गया बाहर, एक्सेलरेशन और ds u से v। इतना क्लियर है, सबको दिख रहा है, विजिबल है। अच्छा dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, और लिमिट क्या आ जाएगी 0 से w। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, w की जगह पर पहले ऊपर वाला लिखो, अपर लिमिट, माइनस का साइन लिखो, और w की जगह पर नीचे वाला लिख दो, तो क्या हो जाएगा w माइनस 0। क्लियर है सबको, है ना। चलो तो इधर इसके आगे का मैं इधर लिख रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा इधर w माइनस 0 इक्वल्स टू, अच्छा एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लिख सकता हूं कि लिख सकता हूं। तो एक्सेलरेशन को हम लिख रहे हैं मास, एक्सेलरेशन की जगह पर हमने लिखा dv बाय dt इनटू ds, और वेलोसिटी है u से v। एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पर लिखे हुए ds और dt को साथ में मिला के लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा,
ds अपॉन dt किसके इक्वल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है जल्दी बताओ? ds by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है। इतना क्लियर है सबको? तो वहां पर ds by dt की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? वेलोसिटी का v। तो ये w माइनस 0 तो हो गया w, ये हो गया m, u से लेकर v, ds by dt की जगह मैंने लिखा v और dv की जगह मैंने लिख दिया dv। अब इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना सिखाया था सबको। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x की पावर में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 कर दो। तो m v की पावर में 1 प्लस 1, यहाँ पे v की पावर में 1 है ना, तो 1 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। लिमिट क्या हो जाएगी? v से लेकर u। अब लिमिट पुट करना है तो पहले ऊपर वाली लिखो, v की जगह पर v लिखा तो क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2 माइनस इस v की जगह पर नीचे वाली लिमिट लिखो, मतलब u लिखा तो u स्क्वायर बाय 2। इतना क्लियर है सबको? इतना समझ में आ गया? लिख लो उसको। लिख लेना तो बता देना। रफ कर दूं? लिख लिया? सबने लिख लिया है? तो देखो वर्क डन की बात कर रहे हैं तो वर्क डन को हम ऐसा लिख सकते हैं, m का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। ये हो गया 1/2 mv स्क्वायर मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है सबको?